आपने कब नोटिस किया है कि हम रिलेशनशिप्स को फिक्स करने के लिए बाहर सॉल्यूशन ढूंढते रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों ही अक्सर हमारे अंदर से स्टार्ट होते हैं। राइज इन एवरी रिलेशनशिप ये सिर्फ एक रिलेशनशिप बुक नहीं है, ये एक आईना है जो हमें दिखाता है कि जब हम खुद को हील करना सीख जाते हैं, जब हम अपने इमोशंस को समझने लगते हैं और जब हम रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना सीखते हैं, तभी हर रिलेशनशिप नेचुरली बेटर होने लगता है। इस बुक में धीरेन्द्र सिंह एक पावरफुल बात बताते हैं, यू कांट लीड रिलेशनशिप्स फ्रॉम कंट्रोल, यू लीड देम फ्रॉम क्लैरिटी। चाहे वो पेरेंट्स हों, पार्टनर हों, फ्रेंड्स हों या वर्क प्लेस के रिलेशंस, जब तक हम इनसाइड आउट ग्रो नहीं करते, तब तक आउटसाइड वर्ल्ड में रिपीटेडली कॉन्फ्लिक्ट्स आते रहते हैं। इस समरी में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे इमोशनल वुंड्स हील करें, कैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिल्ड करें, कैसे ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और लीडरशिप डेवलप करें और कैसे अपनी इनर ग्रोथ से हर रिलेशनशिप को एलिवेट करें। अगर आप चाहते हो कि आपके रिलेशनशिप्स सिर्फ सर्वाइव नहीं बल्कि राइज करें, तो ये समरी आपके लिए है। चैप्टर 1 इनसाइड आउट लिविंग, रिलेशनशिप की शुरुआत खुद से। इस चैप्टर में ऑथर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और अनकंफर्टेबल ट्रूथ से शुरुआत करते हैं। आप अपने रिलेशनशिप्स को उतना ही इंप्रूव कर सकते हो जितना आप खुद इंप्रूव हुए हों। इसका मतलब साफ है, रिलेशनशिप की क्वालिटी बाहर से नहीं, अंदर से तय होती है। प्रॉब्लम बाहर नहीं, अंदर से शुरू होती है। ज्यादातर लोग अपनी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स का कारण दूसरों को मानते हैं। मेरी वाइफ ऐसी है, मेरा बॉस ऐसा है, मेरे पेरेंट्स मुझे समझते नहीं। ऑथर कहते हैं कि ये अप्रोच हमें टेम्पररी रिलीफ देती है, लेकिन सल्यूशन नहीं। जब तक हम ये नहीं देखते कि हम खुद कैसे रिएक्ट करते हैं, तब तक हम सिर्फ ब्लेम गेम खेलते रहते हैं। ब्लेम से ईगो सेटिस्फाई होती है, लेकिन रिलेशनशिप हील नहीं होता। सेल्फ अवेयरनेस, इनसाइड आउट लिविंग का बेस है सेल्फ अवेयरनेस। इसका मतलब है अपनी इमोशनल रिएक्शंस को पहचानना, ये समझना कि हमें कौन सी बातें ट्रिगर करती हैं और हम रिलेशनशिप से क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। जब हम अपने रिएक्शंस को समझने लगते हैं, तब हमें ये दिखने लगता है कि हर बार सामने वाला गलत नहीं होता। कई बार हमारी इनर स्टेट सिचुएशन को बिगाड़ रही होती है। इमोशनल रिएक्शंस और ट्रिगर्स को समझना, हर इंसान के अंदर कुछ हिडन ट्रिगर्स होते हैं, जैसे रिजेक्शन का डर, फेलियर का डर या अप्रिसिएशन न मिलने की पेन। जब कोई व्यक्ति हमारे इन ट्रिगर्स को अननोइंगली टच करता है, तो हम ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर रिएक्शन ऑटोमेटिक है तो रिलेशनशिप केओटिक होगी, लेकिन अगर रिएक्शन कॉन्शियस है तो रिलेशनशिप स्टेबल बनेगी। चलिए इसे रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ऑफिस में आपका मैनेजर हर बात पर आपको क्रिटिसाइज करता है। आपको लगता है कि प्रॉब्लम मैनेजर में है, लेकिन जब आप इंट्रोस्पेक्शन करते हैं तो आपको एहसास होता है कि क्रिटिसिज्म आपको इतना हर्ट इसलिए करता है क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है। आप क्रिटिसिज्म को फीडबैक नहीं, पर्सनल अटैक समझ लेते हैं। जैसे ही आप अपनी इनसिक्योरिटी पर काम करना शुरू करते हैं, आप क्रिटिसिज्म को काम माइंड से सुन पाते हैं। डिफेंसिवनेस कम हो जाती है और मैनेजर के साथ रिलेशनशिप अपने आप इंप्रूव होने लगती है। यहाँ मैनेजर बदला नहीं, आप बदले और रिलेशनशिप बेहतर हो गई। कंट्रोल का रियल मीनिंग, ऑथर इस चैप्टर में ये भी क्लियर करते हैं कि रिलेशनशिप का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता कि सामने वाला क्या बोले या कैसे बिहेव करे, लेकिन कंट्रोल इस बात का जरूर होता है कि हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। जब हम अंदर से स्टेबल होते हैं तो बाहर की सिचुएशंस हमें ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर पाती। चैप्टर 2 हीलिंग इमोशनल वुंड्स, अंदर के जख्मों का इलाज। इस चैप्टर में ऑथर एक बहुत गहरी और सच्ची बात बताते हैं। हम सब के अंदर कुछ ना कुछ अनहील्ड इमोशनल वुंड्स होते हैं। ये वुंड्स रिजेक्शन, अबैंडनमेंट, डिसरिस्पेक्ट या चाइल्डहुड निग्लेक्ट से जुड़े हो सकते हैं। ये जख्म दिखते नहीं हैं, लेकिन इनका असर हमारे हर रिलेशनशिप पर साफ दिखाई देता है। नंबर 1, इमोशनल वुंड्स दिखते नहीं लेकिन बिहेव करते हैं। इमोशनल वुंड्स फिजिकल चोटों की तरह बाहर से नजर नहीं आते, लेकिन जैसे ही कोई सिचुएशन इन वुंड्स को टच करती है, हम ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। कई बार हमें खुद भी समझ नहीं आता कि हम इतनी छोटी बात पर इतना ज्यादा हर्ट क्यों हो गए। ऑथर कहते हैं रिएक्शन का साइज अक्सर प्रेजेंट सिचुएशन से ज्यादा पास्ट पेन से जुड़ा होता है। यानी जो रिएक्शन हम आज दिखा रहे हैं वो अक्सर आज की सिचुएशन की वजह से नहीं, बल्कि पुराने दर्द की वजह से होता है। नंबर 2, पास्ट पेन का प्रेजेंट पर इम्पैक्ट।
जब पुराने जख्म हील नहीं होते तो हमारा माइंड हर नई सिचुएशन को उसी पुराने दर्द की लेंस से देखने लगता है। इसका नतीजा ये होता है कि हम जल्दी हर्ट हो जाते हैं, छोटी बातों को बड़ा इशू बना लेते हैं और रिलेशनशिप में अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट हो जाता है। असल प्रॉब्लम प्रेजेंट में नहीं, पास्ट में दबी हुई होती है। नंबर 3, चलिए अब इसे रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक पार्टनर थोड़ा लेट रिप्लाई करता है, सामने वाला पार्टनर एक्सट्रीम हर्ट फील करता है, नाराज हो जाता है या डिस्टेंस क्रिएट कर लेता है। ऊपर से देखने पर लगता है कि इशू लेट रिप्लाई है, लेकिन असली वजह कुछ और होती है। अंदर कहीं ना कहीं वो पेन होती है जब पास्ट में कोई अपना इमोशनली अनअवेलेबल रहा हो, जिसने समय पर ध्यान नहीं दिया, फीलिंग्स को इग्नोर किया या बार बार छोड़ने का एहसास दिया। जब तक वो ओल्ड वुंड हील नहीं होता, तब तक हर छोटी डिले उसी पुराने दर्द को ट्रिगर करती रहेगी और रिलेशनशिप सफ़र करती रहेगी। नंबर 4, हीलिंग क्यों ज़रूरी है। ऑथर बताते हैं कि बिना हीलिंग के हम अननोइंगली अपने पार्टनर से ये एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि वो हमारे पुराने जख्मों को भर दे, लेकिन कोई भी इंसान पास्ट का पेन ठीक नहीं कर सकता। हीलिंग एक इनर प्रोसेस है। जब जख्म हील होने लगते हैं तो ट्रस्ट बढ़ता है, इनसिक्योरिटी कम होती है और रिलेशनशिप हल्की महसूस होने लगती है। नंबर 5, हीलिंग स्टेप्स को डिटेल में समझना। अपने पेन को एक्सेप्ट करो, डिनाई मत करो। हीलिंग का पहला स्टेप है ये मान लेना कि हमें पेन है, मुझे फर्क नहीं पड़ता या मैं स्ट्रांग हूं कहकर पेन को दबाना हीलिंग नहीं है। पेन को एक्सेप्ट करना कमजोरी नहीं, करेज है। खुद को ब्लेम करना बंद करो। बहुत से लोग अपने वूंड्स के लिए खुद को ही दोषी ठहराने लगते हैं। मेरी ही गलती थी, मैं ही काफी नहीं था। ऑथर कहते हैं कि सेल्फ ब्लेम हीलिंग को रोक देता है। पेन का कारण समझना जरूरी है, लेकिन खुद को सजा देना नहीं। फॉरगिवनेस को गिफ्ट की तरह दो, पहले खुद को। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि जिसने हर्ट किया वो सही था। फॉरगिवनेस का मतलब है खुद को उस पेन के बोझ से आज़ाद करना। सबसे पहले खुद को फॉरगिव करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम खुद के साथ नरमी नहीं रखेंगे तब तक कोई रिलेशनशिप सेफ महसूस नहीं होगी। चैप्टर 3, कॉन्शियस कम्युनिकेशन, सोच समझकर बात करना। इस चैप्टर का मेन फोकस ये है कि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं होता, बल्कि समझना होता है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि प्रॉब्लम सामने वाला क्रिएट कर रहा है, लेकिन असल में प्रॉब्लम हमारे बोलने के तरीके, टोन और इंटेंशन से पैदा होती है। ऑथर बताते हैं कि ज्यादातर रिश्तों में जो फाइट्स होती हैं वो वर्ड्स की वजह से नहीं, बल्कि कैसे बोला गया इसकी वजह से होती हैं। नंबर 1, वर्ड्स से ज्यादा टोन और इंटेंशन इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार वर्ड्स सिंपल होते हैं, लेकिन टोन हार्श होती है। जब टोन में गुस्सा, ताना या कंप्लेंट होती है तो सामने वाला ऑटोमेटिकली डिफेंसिव मोड में चला जाता है। कॉन्शियस कम्युनिकेशन हमें सिखाता है कि हम बोलने से पहले ये समझें कि मैं गुस्से में बोल रहा हूं या शांति से। मेरा इंटेंशन सामने वाले को समझाना है या जीतना। नंबर 2, बोलने से पहले अपनी इमोशनल स्टेट चेक करना। अगर हम एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड या हर्ट हैं तो उस हालत में बोली गई बात ज्यादा डैमेज करती है। कॉन्शियस कम्युनिकेशन का पहला स्टेप है खुद से पूछना, मैं इस वक्त इमोशनली स्टेबल हूं या रिएक्ट कर रहा हूं। अगर इमोशन बहुत इंटेंस है तो बेहतर है थोड़ी देर रुक कर बात की जाए, क्योंकि रिएक्शन अक्सर रिश्ते को चोट पहुंचाता है। नंबर 3, सुनना रिप्लाई देने के लिए नहीं होता, समझने के लिए है। अक्सर हम सुनते नहीं हैं, हम बस अपनी बारी का इंतजार करते हैं बोलने के लिए। ऑथर कहते हैं कि यही सबसे बड़ी कम्युनिकेशन मिस्टेक है। जब आप सच में सुनते हैं तो सामने वाले को लगता है कि मेरी बात की वैल्यू है, मुझे समझा जा रहा है। इससे हाफ कॉन्फ्लिक्ट्स अपने आप खत्म हो जाते हैं। नंबर 4, चलिए अब हम इसे रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जब एक हस्बैंड अपनी वाइफ से कहता है तुम हमेशा लेट करती हो, ये सेंटेंस ब्लेम करता है। ब्लेम सुनते ही वाइफ खुद को डिफेंड करने लगती है और फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन जब वही बात इस तरह कही जाती है कि मुझे लेट होने पर एंग्जाइटी होती है, ये सेंटेंस ब्लेम नहीं करता, बल्कि अपने इमोशन को एक्सप्रेस करता है। यहाँ हस्बैंड एक्यूजेशन नहीं, फीलिंग शेयर कर रहा है। इससे वाइफ को अटैक महसूस नहीं होता और कॉन्वर्सेशन सोल्यूशन की तरफ बढ़ती है। रिएक्शन और रिस्पॉन्स। ऑथर इस चैप्टर में बहुत क्लियरली बताते हैं कि रिएक्शन इंपल्सिव होता है, इमोशन से निकलता है और अक्सर रिलेशनशिप को नुकसान पहुंचाता है। रिस्पॉन्स कॉन्शियस होता है, समझदारी से आता है और रिलेशनशिप को मजबूत बनाता है। रिएक्शन में हम बोल देते हैं, रिस्पॉन्स में हम सोच कर बोलते हैं।
कॉन्शियस कम्युनिकेशन का मतलब है कम बोलना नहीं, बल्कि सही तरीके से बोलना। जब हम अपने वर्ड्स से पहले अपनी फीलिंग्स को समझते हैं और सामने वाले को सच में सुनते हैं, तब कम्युनिकेशन फाइट नहीं, कनेक्शन बन जाती है। चैप्टर 4 बिल्डिंग ट्रस्ट एंड इमोशनल सेफ्टी। ट्रस्ट और इमोशनल सेफ्टी बनाना। इस चैप्टर में ऑथर ट्रस्ट को सिर्फ लॉयल्टी तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उसका एक गहरा मतलब बताते हैं, इमोशनल सेफ्टी। ट्रस्ट का असली अर्थ ये है कि रिलेशनशिप में ऐसा माहौल हो जहां इंसान बिना डरे अपनी फीलिंग्स, फियर्स और मिस्टेक्स शेयर कर सके। नंबर 1, ट्रस्ट इज इक्वल टू लॉयल्टी प्लस इमोशनल सेफ्टी। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर कोई धोखा नहीं दे रहा, लॉयल है, तो ट्रस्ट है। लेकिन ऑथर कहते हैं कि अगर कोई इंसान सच तो बोले, पर बोलते समय उसे डर लगे कि उसे जज किया जाएगा, तो वहां ट्रस्ट अधूरा है। इमोशनल सेफ्टी का मतलब है, मैं जो भी बोलूं मुझे सुना जाएगा, मेरी फीलिंग्स को हल्के में नहीं लिया जाएगा और मुझे शर्मिंदा नहीं किया जाएगा। नंबर 2, जजमेंट का इफेक्ट, इमोशनल शटडाउन। जब कोई इंसान बार बार जज होता है, तुम हमेशा गलत हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, ये तो कॉमन सेंस है, तो वो धीरे धीरे इमोशनली शट डाउन हो जाता है। ऑथर बताते हैं कि लोग बोलना इसलिए बंद नहीं करते क्योंकि उनके पास कहने को कुछ नहीं होता, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें सेफ महसूस नहीं होता। नंबर 3, चलिए इसे अब रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक बच्चा अपनी गलती पेरेंट्स से शेयर करता है। अगर पेरेंट्स उसकी बात पूरी सुने बिना उसे डांट देते हैं या शर्मिंदा करते हैं, तो बच्चा ये सीख लेता है कि सच बोलना अनसेफ है। नेक्स्ट टाइम वो या तो झूठ बोलेगा या चुप रहेगा। यहीं पर ट्रस्ट टूटता है, एक बार नहीं बल्कि धीरे धीरे। ऑथर कहते हैं कि ट्रस्ट अचानक नहीं टूटता, वो रोज के छोटे रिएक्शंस से वीकन होता है। नंबर 4, ट्रस्ट बिल्ड करने के तरीके। नंबर 1, कंसिस्टेंट बिहेवियर। ट्रस्ट वर्ड्स से नहीं, एक्शंस से बनता है। जब आपका बिहेवियर बार बार सेम रहता है, आज काम कल भी काम, तो सामने वाला रिलैक्स करता है। मूड स्विंग्स और अनप्रेडिक्टेबिलिटी ट्रस्ट को कमजोर कर देती है। नंबर 2, रिस्पेक्टफुल लिसनिंग। रिस्पेक्टफुल लिसनिंग का मतलब है बीच में टोकना नहीं, एडवाइस थोपना नहीं और फीलिंग्स को डिसमिस नहीं करना। जब कोई फील करता है कि उसकी बात पूरी सुनी गई है, तो वो इमोशनली सेफ महसूस करता है। नंबर 3, सेफ स्पेस देना। सेफ स्पेस देना मतलब ये नहीं कि हर बात सही मान ली जाए। सेफ स्पेस का मतलब है गलती, डर या कंफ्यूजन को बिना ह्यूमिलिएशन के एक्सप्रेस करने देना। करेक्शन बाद में हो सकती है, लेकिन पहले कनेक्शन जरूरी है। चैप्टर 5 लीडिंग फ्रॉम द इनसाइड आउट। लीडरशिप अंदर से शुरू होती है। इस चैप्टर में ऑथर लीडरशिप की ट्रेडिशनल डेफिनेशन को पूरी तरह बदल देते हैं। यहाँ लीडरशिप का मतलब कमांड देना या पावर दिखाना नहीं है, बल्कि एग्जाम्पल सेट करना है। ऑथर साफ कहते हैं, जो इंसान अपने इमोशंस को मैनेज कर सकता है, वही ट्रू लीडर होता है। नंबर 1, लीडरशिप पोजीशन से नहीं, इनर स्टेट से आती है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि लीडर वही होता है जिसके पास अथॉरिटी, डेजिग्नेशन या पावर हो। लेकिन ऑथर बताते हैं कि असली लीडरशिप किसी पोस्ट से नहीं, बल्कि इनर मैच्योरिटी से आती है। जो इंसान अपने गुस्से, ईगो और फियर को कंट्रोल कर सकता है, वही दूसरों को सही दिशा दिखा सकता है। नंबर 2, इमोशनली स्टेबल इंसान नेचुरली लीड करता है। जब कोई व्यक्ति इमोशनली अनस्टेबल होता है, तो वो प्रेशर में रिएक्ट करता है, ब्लेम करता है और कंफ्यूजन बढ़ाता है। इसके ऑपोजिट जो इंसान अंदर से काम होता है, वो सुन पाता है, अलग अलग पर्सपेक्टिव समझ पाता है और पैनिक के बिना डिसीजंस ले पाता है। ऐसे लोग बिना बोले भी लीडरशिप दिखा देते हैं, क्योंकि लोग खुद उनकी तरफ गाइडेंस के लिए आते हैं। नंबर 3, रियल लाइफ एग्जाम्पल को गहराई से समझते हैं। फैमिली में जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो अक्सर आवाज़ें ऊंची हो जाती हैं और इमोशंस कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं। ऐसे समय में अगर कोई एक मेंबर कामली सबकी बात सुनता है, बीच बचाव करता है और कॉन्वर्सेशन को सॉल्यूशन की तरफ मोड़ देता है, तो वही एक्चुअल लीडर होता है। यहाँ उसके पास कोई अथॉरिटी होना जरूरी नहीं, उसकी क्लैरिटी, कामनेस और इमोशनल कंट्रोल ही उसे लीडर बना देती है। नंबर 4, कंट्रोल वर्सेस क्लैरिटी। ऑथर इस चैप्टर में एक बहुत पावरफुल डिफरेंस बताते हैं। कंट्रोल फियर से आता है, क्लैरिटी अंडरस्टैंडिंग से आती है। जो लीडर कंट्रोल करता है, वो दबाव बनाता है। जो लीडर क्लैरिटी देता है, वो डायरेक्शन देता है।
क्लैरिटी लोगों को इंस्पायर करती है, जबकि कंट्रोल लोगों को रेजिस्ट करने पर मजबूर करता है। नंबर 5, लीडिंग फ्रॉम द इनसाइड आउट का रियल मीनिंग। इनसाइड आउट लीडरशिप का मतलब है पहले खुद को लीड करना, अपने इमोशंस को समझना और मैनेज करना, और फिर उसी बैलेंस के साथ दूसरों को इन्फ्लुएंस करना। ऑथर कहते हैं कि जब आप अंदर से क्लियर होते हैं तो बाहर केओस होने के बावजूद भी आप स्टेबिलिटी क्रिएट कर पाते हैं। चैप्टर 6, ब्रेकिंग टॉक्सिक पैटर्न्स, जहरीले पैटर्न्स को तोड़ना। इस चैप्टर में ऑथर ये समझाते हैं कि हमारी जिंदगी और रिलेशनशिप्स में जो प्रॉब्लम्स बार बार आती हैं वो अक्सर नए इश्यूज नहीं होते, बल्कि पुराने टॉक्सिक पैटर्न्स का रिपीट होना होती हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि हम इन्हें अननोइंगली दोहराते रहते हैं। नंबर 1, टॉक्सिक पैटर्न्स क्या होते हैं? टॉक्सिक पैटर्न्स वो हैबिचुअल रिएक्शंस होते हैं जो हमें शॉर्ट टर्म में सेफ महसूस कराते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे साइलेंट ट्रीटमेंट देना, हर हाल में ओवर प्लीजिंग करना, या छोटी बात पर एग्रेशन दिखाना। ऑथर कहते हैं कि ये पैटर्न्स अचानक पैदा नहीं होते, बल्कि पास्ट एक्सपीरियंसेस से बनते हैं। नंबर 2, चाइल्डहुड से बनने वाले पैटर्न्स। कई पैटर्न्स बचपन में ही शेप हो जाते हैं। जिस एनवायरनमेंट में हमने प्रॉब्लम्स हैंडल होते देखे, वही तरीका हमारा डिफ़ॉल्ट बन जाता है। अगर बचपन में देखा कि घर में प्रॉब्लम्स को इग्नोर किया जाता था, बात करने की बजाय चुप्पी रखी जाती थी, तो अडल्टहुड में भी इंसान कॉन्फ्लिक्ट से भागने लगता है। ये बिहेवियर उस वक्त हमें बचाता है, लेकिन रिलेशनशिप को स्लो पॉइजन की तरह धीरे धीरे खोखला कर देता है। नंबर 3, तो चलिए इसे रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू गहराई से समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बचपन में ये सीखा कि कॉन्फ्लिक्ट डेंजरस होता है और उसे अवॉइड करना चाहिए। अडल्ट होने पर जब रिलेशनशिप में कोई इशू आता है तो वो बात करने की बजाय विड्रॉ कर जाता है, कॉल्स अवॉइड करता है या साइलेंट ट्रीटमेंट देने लगता है। पार्टनर कंफ्यूज्ड और इनसिक्योर फील करता है, ट्रस्ट कमजोर होता है और डिस्टेंस बढ़ती जाती है। यहाँ इशू कॉन्फ्लिक्ट नहीं, बल्कि अनकॉन्शियस पैटर्न होता है। नंबर 4, टॉक्सिक पैटर्न्स क्यों रिपीट होते हैं? ऑथर बताते हैं कि हम वही पैटर्न्स रिपीट करते हैं जो हमें familiar लगते हैं, भले ही वो पेनफुल क्यों ना हो। familial पेन अननोन हीलिंग से ज्यादा सेफ लगती है, इसलिए बदलाव मुश्किल लगता है, लेकिन जरूरी भी वहीं से शुरू होता है। नंबर 5, सॉल्यूशन, टॉक्सिक पैटर्न्स को तोड़ने के स्टेप्स। नंबर 1, पैटर्न को पहचानो। हीलिंग और चेंज का पहला स्टेप अवेयरनेस है। खुद से पूछो, मैं कॉन्फ्लिक्ट में कैसे रिएक्ट करता हूँ? ये रिएक्शन मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करता है या सिर्फ अवॉइड? जब पैटर्न दिखने लगता है तभी उसे बदला जा सकता है। नंबर 2, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। ब्लेम करना आसान होता है, पार्टनर, पेरेंट्स या सिचुएशन को, लेकिन ऑथर कहते हैं कि जब तक हम ये नहीं मानते कि पैटर्न हमारा है, तब तक वो नहीं टूटेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना गिल्ट नहीं, पावर है। नंबर 3, स्मॉल कॉन्शियस चेंजेस लाओ। टॉक्सिक पैटर्न्स एक दिन में नहीं टूटते। साइलेंट ट्रीटमेंट की जगह एक ऑनेस्ट मैसेज, एग्रेशन की जगह पॉज लेना, ओवर प्लीजिंग की जगह एक क्लियर बाउंड्री, ये छोटे चेंजेस धीरे धीरे नए हेल्दी पैटर्न्स बना देते हैं। चैप्टर 7, ग्रोइंग टुगेदर नॉट अपार्ट, साथ बढ़ना अलग नहीं। इस चैप्टर में ऑथर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स का एक ऑनेस्ट रियलिटी चेक देते हैं। शुरुआती समय में रिलेशनशिप सिर्फ लव और अट्रैक्शन से चल जाती है, लेकिन समय के साथ साथ ग्रोथ, स्पेस और रिस्पेक्ट उतने ही जरूरी हो जाते हैं जितना प्यार। नंबर 1, लव अकेला काफी नहीं होता। ऑथर बताते हैं कि लव रिलेशनशिप की फाउंडेशन है, लेकिन उस पर घर तभी बनता है जब दोनों पार्टनर्स ग्रो करने की फ्रीडम महसूस करें। अगर रिलेशनशिप में ये डर हो कि अगर मैं बदला तो मैं अकेला रह जाऊंगा, तो लव धीरे धीरे प्रेशर में बदल जाता है। नंबर 2, ग्रोथ और इनसिक्योरिटी का कॉन्फ्लिक्ट। जब एक पार्टनर इमोशनली, प्रोफेशनली या पर्सनली ग्रो करने लगता है, तो दूसरे पार्टनर में कभी कभी इनसिक्योरिटी आ जाती है। इनसिक्योरिटी अक्सर इस डर से आती है कि कहीं मैं पीछे न छूट जाऊं, कहीं सामने वाला मुझसे दूर न हो जाए। ऑथर कहते हैं कि जब इनसिक्योरिटी को समझा नहीं जाता तो वो कंट्रोल, जेलसी और टॉन्ट्स में बदल जाती है। नंबर 3, चलिए इसे रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू गहराई से समझते हैं। मान लीजिए एक पार्टनर करियर में आगे बढ़ना चाहता है, नई स्किल सीखना, लेट आवर्स काम करना या हायर गोल सेट करना। दूसरा पार्टनर इनसिक्योर हो जाता है और सोचने लगता है कि रिलेशनशिप इग्नोर हो रही है।
अगर इस इनसिक्योरिटी को कम्युनिकेट नहीं किया गया तो फाइट्स बढ़ती हैं और रिलेशनशिप सफ़र करती है। लेकिन जब दोनों ओपन होकर बात करते हैं, एक अपने ड्रीम्स शेयर करता है और दूसरा अपने फियर्स, तो सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। यहीं से रिलेशनशिप साथ ग्रो करना सीखती है। नंबर 4, स्पेस का मतलब डिस्टेंस नहीं होता। ऑथर क्लियर करते हैं कि स्पेस का मतलब इमोशनल दूरी नहीं है। स्पेस का मतलब है इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करना, पर्सनल गोल्स को अलाउ करना और हर खुशी या स्ट्रेस का बोझ अकेले पार्टनर पर न डालना। जब स्पेस हेल्दी होती है तब क्लोजनेस और गहरी हो जाती है। नंबर 5, ग्रोइंग टुगेदर का रियल मीनिंग। ग्रोइंग टुगेदर का मतलब सेम पेस से चलना नहीं है। कभी एक आगे बढ़ता है, कभी दूसरा। हेल्दी रिलेशनशिप वही है जहां रोल्स टेम्परेरी होते हैं। आज आप सपोर्ट कर रहे हो, कल सामने वाला आपको सपोर्ट करेगा। रिलेशनशिप में ग्रोथ को थ्रेट नहीं, अपॉर्चुनिटी समझो। जब पार्टनर्स एक दूसरे की ग्रोथ को सेलिब्रेट करते हैं, कंपीट नहीं करते, तो रिलेशनशिप समय के साथ मजबूत होती जाती है, टूटती नहीं।